अब हम देखेंगे कि एक्लिप्स के साथ कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे वेब सर्विस का। यहाँ पर आके फाइल पे न्यू, इधर डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आके प्रोजेक्ट का नाम देना है, हम वेब सर्विस ही रख देते हैं। और फिर ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका रन टाइम ये जो है ये अपाची का आएगा, टॉम कैट का, ये आपका वेब सर्वर है। या ये जो बाई डिफ़ॉल्ट J2 ये प्रीव्यू है, तो आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं। मैं अपाची टॉम कैट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ये जो अपाची वाला है ये आपको शायद अलग डाउनलोड भी करना पड़े। आप गूगल पे सर्च करेंगे अपाची टॉम कैट तो उसका लिंक आ जाएगा। मैं वर्जन 8 इस्तेमाल का, उसको भी आप जब डाउनलोड कर लोगे फिर अनजिप कर लेना अपने ड्राइव के ऊपर। तो फिर जब उसे अनजिप कर देंगे तो बिन फोल्डर से ऊपर वाली जो डायरेक्टरी आएगी जिसके अंदर बिन डायरेक्टरी पड़ी होगी इसकी, उससे ऊपर वाली का आप पाथ दे दोगे सर्वर के लिए तो वो सिलेक्ट कर लेगा। जिनका ये सेट है ऑलरेडी, ये अपाची है तो ये कर लें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके अंदर ऐसे ही रहने दें। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे वही कॉन्टेक्स्ट होगी, हमारे फोल्डर का नाम आएगा, डायरेक्टरी का नाम आएगा जब हम वो सर्विस को एक्सेस करेंगे। फिर ये करना है हमने web.xml। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है। इसके अंदर डिप्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, यानी जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर आप बताते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस किया जाए, पेजेस वगैरह को कैसे एक्सेस किया जाए। जैसे जिसके अंदर आप सर्वलेट वगैरह बनाते हैं इसके अंदर वेब एप्लीकेशन के अंदर जावा के अंदर, तो उसके अंदर आप बता सकते हैं। तो हमें ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, हमें चाहिए ये। हम इसके अंदर बताएंगे कि वेब सर्विसेज को कैसे हैंडल करना है और उसको रिक्वेस्ट कैसे फॉरवर्ड करनी है। तो हम उसे बोल देते हैं कि जनरेट कर दो हमारे लिए जो डिफ़ॉल्ट है, फिर उसको हम मॉडिफाई करेंगे बाद में। तो ये अगर आप और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा सर्वलेट और JSP ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स है ऑनलाइन, तो वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर डिटेल के अंदर आप सर्वलेट और JSP बनाना सीखेंगे और वेब सर्विसेज वगैरह। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद जावा का कोर्स है। तो अभी के लिए आप ये ऐसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिनिश कर क्लिक करें। हम यहाँ पर आ जाए जावा रिसोर्स के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर। इसके अंदर एक नया पैकेज बनाना है, राइट क्लिक करें, न्यू पैकेज। फिर इसका नाम हम रखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क्स, रख दिया, फिनिश कर दिया। तो अब ये इसके अंदर बन गया फोल्डर, ये फोल्डर बन गया। इसके अंदर हम न्यू जावा क्लास बना लेंगे। राइट क्लिक किया, न्यू पर आए, फिर क्लास पर क्लिक किया। क्लास का नाम रखते हैं, क्लास का नाम रख लेते हैं हेलो रिसोर्सेज। ये क्लास का नाम रख लेंगे, ये हमारी वेब सर्विस की क्लास है। इसके बाद फिनिश कर दिया। और तो कोई चीज़ों का हमें केयर नहीं करनी, मैं बस देख ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, तो किस तरह हो रहा है, क्या चीज़ है ये सब कुछ। अभी आप आ जाएं ये वेब कंटेंट के अंदर। वेब कंटेंट के अंदर ये वेब INF, ये लिब फोल्डर है। इसके अंदर वो जो हमने जर्सी की सारी जार फाइलें डाउनलोड की हैं वो इसके अंदर आप पेस्ट करें। तो वो 2-3 फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होंगी, तो उसके अंदर सारी जो उस फ़ोल्डर के अंदर जार फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स ला के आपने लिब में रख देनी है। ये मैंने उधर से कॉपी कर ली जार फाइल, इस पे लिब फोल्डर पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो ये जब आप ऐसे करेंगे ये सारी जार फाइल्स आ गई होंगी। अगर ये आपकी ये जो रेड वगैरह एरर का आया हुआ था निशान, अगर आपका नहीं गया तो इसका मतलब है आपने सारी उसके अंदर से जो आपने जर्सी की जार फाइल डाउनलोड की है वो सारी आपने इसके अंदर नहीं रखी, वो 2-3 फोल्डर के अंदर पड़ी होंगी।
वो सारी जार फाइल है, उसके अंदर है API का फोल्डर है, उसमें है ext एक्सटेंशन का फोल्डर है, उसके अंदर है लिब का फोल्डर है, उसके अंदर जार फाइलें हैं। तो तीनों के अंदर से कॉपी करके इसमें आपने रखनी सारे जार फाइल। तो अब वो सारे एरर चले गए। तो अब हम जरा अपने कोड को देखते हैं। वेब सर्विसेज में क्या होता है कि वेब सर्विस HTTP के जो रेगुलर मेथड है वो यूज़ करती है। जैसे HTTP के होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये पॉपुलर 4 मेथड है। तो ये इसके अंदर जब वेब सर्विस को आपने एक्सेस करना है तो वो वाले मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम अपने जो फंक्शन बनाएंगे वो उस मेथड के साथ हम रिलेट कर देते हैं। तो ये पहले पैकेज हमने जो ये रखा है इसके अंदर, ये नेटवर्क्स लिखा हुआ है, ये इस फोल्डर का नाम, ये जो हमने पैकेज बनाया था कि इसके पैकेज के अंदर ये हमारी जावा क्लास पड़ी हुई है। ठीक है, ये वेब सर्विसेज के लाइब्रेरी है, उसके पैकेज इंपोर्ट करने हैं हमने। ये गेट वाला, ये जो अभी आप देखोगे कहाँ पर यूज हो रहा है ये हमने कर लिया। और फिर उसके बाद प्रोड्यूसेस का हमने कर लिया, फिर पाथ का हमने कर लिया। तो इन चीज़ों को हमने इंपोर्ट कर लिया तीनों का। अभी आपको पता चलता है ये क्या है। तो अभी सबसे पहले जब आप क्लास लिखते हैं तो फिर उसको क्लास को किस नाम से एक्सेस करना है, यानी ऐसा वेब एप्लीकेशन कैसे एक्सेस करना है वो बताना पड़ता है। तो आप इसे एनोटेशन कहते हैं, एनोटेशन जावा के अंदर। इसके अंदर ऐड पाथ एनोटेशन है, इसके अंदर हम ये बोल देंगे कि अगर हमने इस क्लास को बुलाना है, इसको एक्सेस करना है, तो हम उसे इससे नाम से पुकारेंगे, हेलो वर्ल्ड से। जब हम ब्राउज़र के अंदर यूआरएल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो फिर उसका मतलब होगा कि ये वाली क्लास एक्सेस हो रही है। ठीक है, जब आप क्लास को एक्सेस करते हैं यानी किसी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो गेट गेट के ज़रिए, तो वो जब रिसोर्स एक्सेस होती है HTTP रिक्वेस्ट करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो तो गेट फंक्शन को कॉल जाती है। तो अभी हम वो देखते हैं कि हम कैसे वो गेट फंक्शन बनाते हैं। तो जब हम इसको यूआरएल को एक्सेस करेंगे, ये जो है एनोटेशन आप देख रहे हो, ये गेट फंक्शन की है, यानी कि ये जो फंक्शन हम एक बना रहे हैं जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, उस फंक्शन को जब हमने ऐसा गेट मेथड बनाना है, यानी ऐसा गेट रिक्वेस्ट, जो सी गेट वाली रिक्वेस्ट आती है वो वाली बनाना है, यानी वो इसको पहुंचे, इस मेथड को वो गेट की रिक्वेस्ट मिले। तो फिर हमें करना पड़ता है कि ये फंक्शन है जो गेट फंक्शन, इन अदर वर्ड ये जो फंक्शन है ये गेट फंक्शन बन रहा है हमारा। किस तरह करने से, ऐड साइन लगा के गेट किया, तो फिर तो इसका ऐड साइन गेट लिख दिया, तो इसका मतलब ये जो गेट की रिक्वेस्ट आएगी, गेट की रिक्वेस्ट आएगी वो इस फंक्शन को आएगी। ठीक है, जैसे आप गेट सर्वलेट के अंदर गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, उसी तरह जब आप गेट की रिक्वेस्ट करेंगे तब इस फंक्शन को आ जाएगी रिक्वेस्ट। तो फिर ये एनोटेशन की आपको समझ आ गई, ये ऐड पाथ की भी आपको समझ आ गई है। ये क्लास के क्लास को पुकारने के लिए ये नाम, जब भी क्लास को बुलाएंगे, इस क्लास को आपने बुलाना होगा तो आप यूआरएल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगी क्लास। और फिर अगर आप गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे इस क्लास को तो इस फंक्शन पे आ जाएगी। अब ये नया टैग है ऐड प्रोड्यूसेस। ये क्या करता है कि ये जो है आउटपुट जो रिटर्न करेगा वो कौन से फॉर्मेट में रिटर्न करता है। ये जो वेब सर्विसेज है रेस्टफुल, ये अलग अलग फॉर्मेट में रिटर्न कर सकती हैं रिजल्ट, जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो डेटा वगैरह। जैसे आप इसको प्लेन टेक्स्ट में भी भेज सकते हो, ये जैसे स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। फिर आप जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर भी भेज सकते हो, फिर आप इसे रिटर्न XML में भी कर सकते हो। तो इस तरह, तो अभी हम बता रहे हैं कि हम सिंपल प्लेन टेक्स्ट भेजने लगे हैं। तो इस तो ये इसलिए हमने ये एनोटेशन यूज़ किया, ऐड प्रोड्यूसेस, किसका जो आउटपुट है इस फंक्शन को जब आप कॉल होगी, गेट फंक्शन को जब कॉल होगी तो फिर जब हम रिटर्न करेंगे तो फिर रिटर्न के अंदर हम प्लेन टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो इधर लिखा है ये एनोटेशन यूज़ करते हैं इस तरह, ये माइम टाइप कहलाती है। माइम टाइप मतलब यानी कि जो आप रिटर्न कर रहे हो, मीडिया टाइप, जो भी डेटा आप रिटर्न कर रहे हो उसकी टाइप क्या है। तो इस तरह हम बता देते हैं कितने के। अगर आपने XML में भेजनी है तो आप इधर XML लिख दोगे। ठीक है, जेसन में भेजनी है फिर आपको जेसन की माइम टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरह,
तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, कुछ नहीं करती। ये क्लास है, ये एक फंक्शन बना हुआ है, जब इसको कॉल होगी तो ये बस हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर देगा। तो ये बेसिक एग्जांपल है। इसके अंदर जो है अभी हमने एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि कैसे पता चलेगा यानी वेब सर्वर का कि ये एक वेब सर्विस बनी हुई है और इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम वेब एक्सएमएल में रखेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए जनरेट हुई होगी, हमें अब ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसके बगैर उसे पता नहीं चलेगा। जब आप यूआरएल को उसको एक्सेस करोगे, इस क्लास को एक्सेस नहीं होगी। तो इधर क्या करना है, ये क्लास जो होती है ये सर्वर कंटेनर, ये जर्सी की लाइब्रेरी है, और जो जर्सी हमने डाउनलोड की है, इधर आपने सर्वलेट क्लास का नाम देना होता है। जो उन्होंने जो इस वेब सर्विसेज को प्रोसेस करेगी, यानी उसे पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट वेब सर्विस के लिए आई है, तो मैंने उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो ये आपको नाम ये वाला देना पड़ेगा। ये जैसे पुराने वर्जन होंगे उनके अंदर अगर आपने फाइल डाउनलोड किए तो उसमें डिफरेंट आएगा, नए वाले के अंदर ये है। फिर अगर आप कहते हो कि जी आगे जाके जैसे नाम बदल जाता है इस सर्वर कंटेनर वगैरह का, तो मुझे कैसे पता चलता है, तो आप जर्सी की जो वेबसाइट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप देखते हैं, तो उधर उन्होंने बताया होता है या बेसिक एग्जांपल दी होती है। तो ये नाम तो आप कुछ भी रखते हैं इस तरह, सर्वर नेम रख लिया। और ये कोई खुद के बनाए हुए नहीं है टैग, ये ऑलरेडी यानी जिन्होंने जेएसपी और सर्वलेट डेवलपमेंट किया उन्हें पता होता है ये टैग कहाँ यूज होते हैं और इनका क्या मतलब है। तो ये सर्वलेट का नाम रख लिया, कुछ भी नाम रखते हैं, लेकिन ये जो क्लास है ये वही जो जर्सी वाली क्लास है, ये पूरा नाम उसका, उसके पैकेजेस के नाम है और ये क्लास का नाम है। तो फिर इनिट पैरामीटर के अंदर आप ये इस तरह यही नाम आपने लिखना है पैकेजेस वगैरह के लिए, कि ये बताता है कि किस पैकेज के अंदर हमारी वो वेब सर्विस फाइल पड़ी है। तो वो जो जावा क्लास हमने बनाई है वेब सर्विस वाली, तो हमने किस पैकेज में रखी थी, नेटरॉक्स। फिर इसी तरह ये इसको क्लोज कर देते हैं, हर टैग जो इसके अंदर ओपन करते हैं उसे क्लोज भी करना पड़ता है। फिर ये स्टार्टअप के यानी कि ये इसका मतलब है कि जब सर्वर स्टार्ट होगा तो ये लोड हो जानी चाहिए क्लास। तो फिर उसके बाद सर्वलेट मैपिंग आ जाती है, ये कि ये यूआरएल एक्सेस यानी कि जो भी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, तो फिर हमें पता चले कि वो वेब सर्विस को जा रही है कि इसका पैटर्न क्या होता है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड स्लैश, ये जो हम आगे हैं इसके अंदर यूआरएल लिखेंगे, हमारी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम है जैसे वेब सर्विसेज है, वेब सर्विसेज की जो सारी रिक्वेस्ट हैं वो ये हैंडल कर लेगा ये सर्वर। तो ठीक है, तो आप देखोगे हम जो पाथ लिखेंगे उसकी सारी रिक्वेस्ट जो है वो उसको जाएगी, तो फिर इस सर्वलेट को, फिर ये सर्वलेट फॉरवर्ड कर देगा हमारी वो जावा वेब सर्विसेज क्लास को। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर के ऊपर ये वेब सर्विस पे क्लिक किया, फिर रन एज, रन ऑन सर्वर, कि आपको पता है कि ये वेब सर्वर के ऊपर वेब एप्लीकेशन रन होती है। तो ये आपने टॉम कैट सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने ये करना है तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन सजेस्टेड और इजी टू डू टॉम कैट है, तो टॉम कैट वेब सर्वर का हम कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि किसके अंदर ये मैंने वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, ये वेब सर्विस डिप्लॉय करनी है, नेक्स्ट कर दिया। इसके अंदर आ जाएगी कौन कौन सी डिप्लॉय है, पहले मैंने बनाई थी टेस्टिंग के लिए। तो आप इसके अगर रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं, यानी आपके तो होगी नहीं, लेकिन मैंने इससे आपको कि अभी वेब सर्विस जो है ये हमारी वाली सेलेक्ट ही है। फिर इधर लेफ्ट साइड पे होती हैं तो उन्हें ऐड करते हैं तो राइट साइड पे आती है, जैसे आपको नजर आना। जैसे फिनिश कर दिया फिर ये हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, उसने हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर दिया। ये हमने ये नहीं कि ये जो लिखा है वो ये प्रिंट कर रहा है, ये हमने हेलो वर्ल्ड उस क्लास का हमने उसका पाथ दिया ताकि जब हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब है ये हेलो वर्ल्ड रिसोर्स को एक्सेस होगा। ये हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है ना, इसका मतलब है इसको बुलाया क्लास को,
अब हमने ये जो रिक्वेस्ट होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप इस तरह यूआरएल को एक्सेस करते हैं, किसी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं इस तरह ब्राउज़र में लिख के, तो ये गेट रिक्वेस्ट चाहती है। तो जब ये गेट रिक्वेस्ट आएगी तो मतलब कौन से फंक्शन पे आ जाएगी, इस वाले पे। तो ये और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो जैसे ये गेट जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं, ये दरअसल आपने जो इंफॉर्मेशन पुल करनी हो तो उसके लिए होता है। जैसे आपने कोई यानी कि जैसे किसी यूज़र की आईडी देखनी है या किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन देखनी है, रिट्रीव करनी है कोई चीज़, तो आप गेट फंक्शन यूज़ करते हो। जब आपने न्यू रिसोर्स क्रिएट करनी है, जैसे आपने कोई नया डेटा इंसर्ट करना है, तो आप पुट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो पुट मेथड भी क्या आएगा, कोई भी आप फंक्शन लिख लोगे, ऊपर एनोटेशन जो है वो तो लिख दोगे कि ऐड पुट, तो ये पुट वो मेथड जब आप पुट रिक्वेस्ट करोगे तो फिर उस मेथड को चली जाएगी। जब आप फिर इसी तरह डिलीट का भी है, तो अगर आपने डिलीट में डिलीट रिक्वेस्ट भेजी है तो फिर उसका जो है वो रिक्वेस्ट अगर आपने एनोटेशन साथ लिखी है ऐड डिलीट, तो फिर जिस फंक्शन के ऊपर लिखी हुई है तो फिर डिलीट की रिक्वेस्ट उसे चली जाएगी। फिर इस तरह है, जब आपने अगर किसी चीज़ को ऑलरेडी कोई चीज़ है उसे अपडेट करना है तो आप अपडेट फंक्शन लिख, जब आप अपडेट रिक्वेस्ट करोगे तो आप एक फंक्शन लिख लोगे, उसके साथ लिख दोगे ऐड और फिर इधर अपडेट लिख दोगे, तो जब अपडेट की रिक्वेस्ट आएगी यानी कि जब पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी वो अपडेट कर देगा इन्फॉर्मेशन। तो जब आप पोस्ट की रिक्वेस्ट आए तो जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा गेट का, इधर लिखना है, जैसे हमने इसको पोस्ट बना दिया, इसका मतलब ये है कि आप ये जो है ना पोस्ट की जो है ना ये रिक्वेस्ट जो है ना, जब पोस्ट का आप जैसे आपने गेट रिक्वेस्ट की थी, अगर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट की है तो फिर वो इधर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे आपने गेट का रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपने गेट का रखा है, इसका मतलब ये है जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करोगे इस क्लास को गेट रिक्वेस्ट आएगी तो इधर आ जाएगी। अगर आप इधर पोस्ट लिख देते हो तो आप इस क्लास को जब पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो फिर वो मेथड के अंदर चले जाएगी। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे आपने ये हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है उस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे हम आईडी लिख देते हैं, आईडी का मतलब है कि ये अगर कोई आप इधर आईडी या उसकी वैल्यू साथ दे देते हो तो उसका मतलब है ये उसका आईडी है और ये उसकी वैल्यू है, तो उसके लिहाज से आपने जैसे कोई डेटा रिट्रीव करना है या अपडेट करना है और ये चीज़। तो ये रिसोर्स ये जो यूआरएल होता है इसके अंदर वेब सर्विस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये भी आपने नोट करना है। तो अभी के लिए सिंपल वेब सर्विस के लिए ये, तो फिर अगर आपने डिटेल में देखना तो हमारे वो ऑनलाइन कोर्स है वो उसके अंदर आप देख लें।